एएस साहित्य अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल और आनंद पूर्वक होंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं नई प्रश्नोत्तरी और इस प्रश्नोत्तरी का प्रथम क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1। प्रश्नोत्तर नंबर 1 में है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो सर्वप्रथम हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था। तो सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था। और सुमित्रा नंदन पंत एक छायावाद के प्रसिद्ध कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। अब यह देखेंगे कि इनको यह पुरस्कार किस सन में मिला था। तो इनको यह पुरस्कार 1968 ईस्वी में मिला था। किस सन में? 1968 ईस्वी में मिला था। और किस रचना पर मिला था? चिदंबरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 1 का सही ऑप्शन क्या है? सी। अब जो है कितने ज्ञानपीठ पुरस्कार अब तक पाए लोग? च्यूकी, यामा, नरेश, निर्मल। च्यूकी, यामा, नरेश, निर्मल, कुंवर, अमर, स्त्री को ज्ञान प्राप्त हुआ। ची से चिदंबरा पर सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऊ से उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर जी को 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। की से कितनी नावों में कितनी बार पर आज्ञे जी को 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और या से यामा पर महादेवी वर्मा को 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उसके बाद जो है 1982 के बाद 1992 से संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने लगा। अर्थात नरेश मेहता को उनके संपूर्ण साहित्य पर 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उसके बाद निर्मल वर्मा को 1999 में उनके संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और उसके बाद कुंवर नारायण को 2005 में उनकी संपूर्ण रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और उसके बाद 2009 में अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से 2009 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब आगे इस प्रकार जो है प्रश्नोत्तर नंबर 1 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 2। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 2 में जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले लेखक कौन हैं। अब इसमें हम देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले लेखक कौन हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? तो यह जो है फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। और फ्रेंच भाषा के लेखक कौन है? निम्न में से आप देखिए। तो फ्रेंच भाषा के इनमें से लेखक कौन है? गार्सा दा तासी है। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा दा तासी जी ने किया था। और इन्होंने अपनी पुस्तक इस्तवार दा ला लिटरेचर हिंदुस्तानी को 1839 ईस्वी में जो है फ्रेंच भाषा में लिखा, जो 2 भागों में विभाजित थी। जो है एक भाग 1839 में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग इसका जो है 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस प्रकार जो है प्रश्नोत्तर नंबर 2 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 3। इनमें से स्वयंभू की रचना कौन सी है। अब इसमें आप बताइए स्वयंभू की रचना कौन सी है। अब यहाँ पर देखिए स्वयंभू की रचना कौन सी है। तो महापुराण किसकी रचना है? पुष्पदंत की। भविष्यत कहा किसकी है? धनपाल की। और संदेश राशक खंड काव्य किसकी है? अब्दुल रहमान जी की रचना है। अब जो है बचा पौमचर्यु। तो पौमचर्यु स्वयंभू जी की रचना है। पौमचर्यु किसकी है? स्वयंभू जी की रचना है। स्वयंभू जी को रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि के रूप में भी स्वीकार किया था। और इनका समय क्या है? 8वीं सदी। स्वयंभू जी का समय क्या है? 8वीं सदी अर्थात लगभग 783 ईस्वी के आसपास। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, 3 प्रमुख रचनाएं हैं, पौमचर्यु, ऋट्रेमचर्यु तथा स्वयंभू छंद।
और स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि या व्यास भी कहा जाता है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को कौन सी भाषा का? देसी भाषा कहा। स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या कहा? देसी भाषा। इन्होंने कहा देसी भाषा। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा। स्वयंभू के पौंचर्य को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूर्ण किया था। स्वयंभू के पौंचर्य को किसने पूर्ण किया था? उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूर्ण किया था। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 3 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 4। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 4, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के कालखंड को क्या नाम दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम कालखंड को क्या है? प्रथम। देखिए इसके नीचे आ गया प्रथम कालखंड को इन्होंने क्या नाम दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों का विभाजन जो है या हिंदी साहित्य के काल विभाजन को 4 भागों में विभाजित किया था। प्रथम था आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। अब हम देखते हैं रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को प्रत्येक काल का 2 नाम रखा। जैसे इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। प्रथम कालखंड का नाम क्या हो गया? वीरगाथा काल। क्या था? वीरगाथा काल नाम दिया। और इसका समय इन्होंने बताया संवत 1050 से 1375 तक। दूसरे कालखंड को अर्थात पूर्व मध्यकाल, जिसको इन्होंने भक्ति काल कहा, और इसका समय संवत 1375 से 1700 तक माना। तीसरे कालखंड अर्थात उत्तर मध्यकाल, जिसको इन्होंने रीतिकाल के नाम से विभूषित किया, उसका समय संवत 1700 से 1900 तक था। उसके बाद चौथा कालखंड आधुनिक काल, जिसको रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य काल के नाम से जो है विभूषित किया, उसका समय संवत 1900 से लेकर 1984 तक। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को जो है वीरगाथा काल कहा जो है, और इसका समय इन्होंने संवत 1050 से 1375 तक रखा। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 4 का सही उत्तर क्या हो गया? ए। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 5। प्रश्नोत्तर नंबर 5 में देखिए, इनमें से आलखंड किस रचना को कहा जाता है? निम्न में से आलखंड किस रचना को कहा जाता है? अब आप 5वें में बताएंगे जो है आलखंड किस रचना को कहा जाता है। बताइए पालखंड किस रचना को कहा जाता है? तो बीसल देव रासो यह किसकी रचना है? नरपत नाल की। खुमार रासो दलपत विजय की। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई को, जिसको इन्होंने पूर्ण नहीं किया था, और इसको इनके पुत्र किसने पूर्ण किया था? पौंचर्य को स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूर्ण किया था, और इसको जो है इनके पुत्र जल्लड़ ने पूर्ण किया था। किसको? पृथ्वीराज रासो को जल्लड़ ने पूर्ण किया था। अब देखते हैं परमाल रासो। परमाल रासो को जगनिक का रासो ग्रंथ कहा जाता है, और इसे ही आलखंड भी कहा जाता है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 5 का सही ऑप्शन क्या हो गया? डी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 6। प्रश्नोत्तर नंबर 6 में देखिए जो है मृगावती के रचयिता इनमें से कौन है? निम्न में से मृगावती के रचयिता कौन है? तो मृगावती का रचना काल क्या था? 1501। मृगावती का रचना काल 1501 ईस्वी था। 1501 ईस्वी। और मृगावती के रचनाकार का नाम, यह एक प्रेमाख्यानक काव्य था, और इसके रचयिता कौन थे? कुतुबन थे। मृगावती में चंद्रनगर के राजा गणपत देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरार की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 6 का सही उत्तर क्या हो गया? सही ऑप्शन क्या है? सी। मृगावती के रचयिता कुतुबन और इसका रचना काल 1501 ईस्वी है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 7। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 7 में हरिया हरक्यूलिस की कहानी के लेखक कौन है? तो हरिया हरक्यूलिस की कहानी के लेखक मनोहर श्याम जोशी हैं, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 7 का सही उत्तर क्या हो गया? बी। प्रश्नोत्तर नंबर 7 का सही उत्तर क्या हो गया? बी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 8।
प्रश्नोत्तर नंबर 8 में हम देखेंगे कि उत्तर कबीर के रचयिता कौन है। उत्तर कबीर के रचयिता जो है, इतना आप समझ लीजिए, ये नई कविता के कवि हैं। किस युग के कवि हैं? नई कविता के कवि हैं। अब आप लोग बताइए उत्तर कबीर के रचयिता कौन हैं। तो उत्तर कबीर के रचयिता जो है, आप लोग सोच के बताइए। तो उत्तर कबीर के रचयिता का नाम है केदारनाथ सिंह। क्या नाम है? केदारनाथ सिंह जी हैं। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 8 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। अब ये देखेंगे हम जो है, केदारनाथ की इससे भी इम्पॉर्टेंट एक और रचना थी जिसका नाम था अपूर्वा। यह इनका काव्य संग्रह है और इनको जो है इसी पर, अपूर्वा पर 1986 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अपूर्वा पर 1986 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? केदारनाथ सिंह जी को। इनकी पहली रचना है अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही, यहाँ से देखो। और इनकी लास्ट रचना का नाम है, कविता का नाम है टॉलस्टॉय और साइकिल। केदारनाथ सिंह की कुछ कविताएं भी हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे बनारस फर्क नहीं पड़ता, ये इनकी कविता भी है। अब इसमें प्रश्नोत्तर नंबर 8 का सही उत्तर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 9, कैदी और कोकिल कविता के रचयिता का नाम क्या है। प्रश्नोत्तर नंबर 9 में देखिए, कैदी और कोकिल कविता के रचयिता का नाम क्या है। तो कैदी और कोकिल कविता का रचयिता जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 9 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। अब अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 10। देखिए, दूसरी परंपरा की खोज नामक कृत के लेखक कौन हैं। तो दूसरी परंपरा की कृत के खोज के लेखक जो है, अब हम देखेंगे कि इन निम्न में से कौन से हैं। नामवर सिंह है कि रामविलास शर्मा है कि रामचंद्र शुक्ल हैं या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब आप लोग बताइए, दूसरी परंपरा की खोज यह किस सन में लिखी गई थी? यह 1982 ईस्वी में लिखी गई थी। किस सन में? 1982 ईस्वी में लिखी गई थी जो है दूसरी परंपरा की खोज। और किस पर लिखी गई थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर लिखी गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, या कहेंगे HP D, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर लिखी गई है। अब इतने से एक क्लियर हो गया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। अब हम देखेंगे कि किसकी है। तो यह जो है नामवर सिंह की रचना का नाम है। यह एक आलोचनात्मक ग्रंथ है जो नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर लिखा था जो है। और नामवर सिंह की कुछ प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, जैसे हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, छायावाद, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, कहानी नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान। किसकी है? नामवर सिंह की। और नए कविता की प्रतिमान, अब इसको आप लोग खोज के बताइएगा। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की रचना है और नए कविता के प्रतिमान किसकी रचना है। इसको जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे कि नए कविता के प्रतिमान किसकी रचना है। दूसरी परंपरा की खोज 1982 जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर लिखा था। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 10 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 11। उत्तर नंबर 11 जो है, निम्न सूचियों को सुमिलित कर सही कोड का चयन कीजिए। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? जुगुप्सा। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। अद्भुत रस का विस्मय, करुण रस का शोक, शांत रस का निर्वेद। शांत रस का क्या हो जाएगा? निर्वेद हो जाएगा। इस प्रकार अब अगला क्वेश्चन हम प्रश्नोत्तर नंबर 12 देखेंगे। उत्तर नंबर 12 देखिए, बघेली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, यह किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। किसकी है? और पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। राजस्थानी पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। राजस्थानी किसकी है? पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। और बिहारी जो है स्वयं, बघेली किसकी हो गई? पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है।
और बघेली कहाँ कहाँ बोली जाती है देख लेंगे। सर्वप्रथम सर्वाधिक बघेली बोली रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्जापुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। इसमें सर्वाधिक लोक साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? तो सर्वाधिक लोक साहित्य बघेली बोली में ही मिलते हैं। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 12 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 13, अष्टछाप के संस्थापक का नाम बताइए। अब बताइए अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? विठलनाथ थे कि गोकुलनाथ थे कि वल्लभाचार्य थे कि सूरदास जी थे? अब देखेंगे जो है अष्टछाप के संस्थापक कौन थे। तो इतना हम सभी लोग जानते हैं, वल्लभाचार्य का साहित्यिक मार्ग क्या था? अष्टछाप था वल्लभाचार्य का। और जिसकी स्थापना अर्थात अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ जी ने 1565 ईस्वी में की थी। जिसमें अष्ट माने क्या होता? 8, अर्थात इसमें 8 कवि थे, जिसमें जो है 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विठलनाथ जी के शिष्य थे। अब कौन वल्लभाचार्य का शिष्य था, कौन विठलनाथ का शिष्य था, इसको हम कालक्रम से जो है और एक क्रम से जो है इस प्रकार विभाजित एक क्लू के माध्यम से कर सकते हैं। देखिए कु, सूप, कृष्ण, ये कितने वल्लभाचार्य के हो गए, और विठलनाथ के गो, छी, च, नंद। ठीक। अब देखिए कु से कुंभन दास, सु से सूरदास, पा से परमानंद दास, कृ से कृष्णदास। ये चारों क्या है? वल्लभाचार्य के शिष्य है। और 4 गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, ये चारों जो है किसके शिष्य थे? विठलनाथ के शिष्य थे। तो कुसूप, कृष्ण, गोछीच, नंद ये जो है अष्टछाप के कवि थे। और अष्टछाप की स्थापना जो है वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ जी ने 1565 ईस्वी में किया था। किस सन में किया था? 1565 ईस्वी में इन्होंने किया था, 65 ईस्वी में किया था। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 14। प्रश्नोत्तर नंबर 14 में देखेंगे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अभी पिछले वीडियो में इसको पूरा विस्तृत रूप से बताया गया था कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाया गया था। कलकत्ता से एक पत्रिका प्रकाशित होती थी जिसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर, और वो कहाँ के रहने वाले थे? कानपुर के रहने वाले थे। वह प्रथम पत्र प्रकाशित हुआ था। अब आप लोग ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में उस प्रथम पत्र का नाम क्या था जिसके संपादक जो है पंडित जुगल किशोर थे, जो कानपुर के रहने वाले थे। और उसी उपलक्ष्य में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसको जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे जो है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 14 का इसलिए हम जो है इसको पूरा नहीं बता रहे हैं। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं करते हैं तो अगले वीडियो में तो हम बताएंगे ही जो है, लेकिन आप भी थोड़ा सा अपने माइंड पे प्रेशर डालेंगे। इससे पता चलेगा कि हम अगर पिछला वीडियो देखे हैं तो उसमें हमको कितना समझ में आया, या याद हो रहा है कि सब भूल जा रहा है। इसलिए ऐसा करें, अगले वीडियो में हम जरूर इसको बता देंगे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 15। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 15 में पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं। तो पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक प्रसिद्ध उपन्यास गिरिराज किशोर जी हैं। कौन है? गिरिराज किशोर जी हैं। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 15 का जो है, देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 15 का सही ऑप्शन क्या हो गया? डी। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक गिरिराज किशोर जी हैं। और ये इसमें जो है महात्मा गांधी जी के जीवन चरित्र पर यह आधारित है, या महात्मा गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। और गिरिराज किशोर को 1992 ईस्वी में ढाई घर उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? गिरिराज किशोर जी हैं, जो महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 15 का सही ऑप्शन क्या हो गया? डी। डी फॉर डॉग। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 16। प्रश्नोत्तर नंबर 16 देखिए जो है, मुझे चाँद चाहिए कि नायिका का नाम क्या है? तो मुझे चाँद चाहिए
कि नायिका का नाम क्या है? तो सर्वप्रथम यह हम जानेंगे मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है? सुरेंद्र वर्मा जी हैं। कौन है? सुरेंद्र वर्मा जी हैं। और इसकी नायिका का नाम है वर्षा वशिष्ठ। ये कई बार नेट में जो है कई बार पूछ चुका है, यह नेट में कई बार आ चुका है कि मुझे चाँद चाहिए उपन्यास की नायिका का नाम क्या है? तो मुझे चाँद चाहिए उपन्यास की नायिका का नाम वर्षा वशिष्ठ है। और सुरेंद्र वर्मा को इसी उपन्यास पर 1996 ईस्वी में, किस सन में? 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 16 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 17। देखिए कौन सी कृत रामविलास शर्मा की नहीं है? तो निराला की साहित्य साधना 3 भागों में, ठीक, रामविलास शर्मा की है, इन्होंने ही किया था। कार्ल मार्क्स की भाषा और समाज किसकी है? इन्हीं की है। और उसके बाद कार्ल मार्क्स कला और साहित्य चिंतन जो है, यही जो है रामविलास शर्मा की रचना नहीं है। और यह तीनों रचनाएं रामविलास शर्मा जी की हैं। तो इसका मतलब प्रश्नोत्तर नंबर 17 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 18। प्रश्नोत्तर नंबर 18 में हम देखेंगे बिनु पग चले सुने बिन काना, कर्म बिन कर्म करे विधि नाना, कौन सा अलंकार होगा? यह भी जो है कई बार पूछा जा चुका है। बिन पग चले सुने बिन काना और कर बिन कर्म करे विधि नाना। बिन पग बिना पैर के चलता है और बिना कान के सुनता है। एक है ना पे हाँ, ना पर हाँ, वहाँ पर विभावना, वहाँ पर क्या होगा? विभावना अलंकार। जहाँ कारण ना हो और कार्य हाँ हो, अर्थात कार्य हो, वहाँ पर विभावना अलंकार। ना में हाँ विभावना है, ना में हाँ विभावना है, कौन सा हो जाएगा? विभावना अलंकार। ना जहाँ कारण ना हो फिर भी कार्य हो, वहाँ पर विभावना होता है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 18 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी, विभावना अलंकार। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 19। कस्तूरी कुंडल विषय किस लेखिका की आत्मकथा है? गुड़िया भीतर गुड़िया, कस्तूरी कुंडल विषय, ये दोनों आत्मकथा के लेखक जो है मैत्रेयी पुष्पा जी हैं। कौन है? मैत्रेयी पुष्पा जी है। गुड़िया भीतर गुड़िया, कस्तूरी कुंडल विषय। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 19 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। अर्थात अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 20। निम्न में असंगत अलंकार कौन सा है? विभावना का सेक असंगत अलंकार कौन सा है? प्रश्नोत्तर नंबर 20 में देखिए जो है प्रश्नोत्तर नंबर 20, इनमें से असंगत अलंकार किस पंक्ति में है? हृदय घाव मोरे पीर रघुवीरे में है कि चाँद कलंकी वह निकलंक, सजना है मुझे सजना के लिए। देखिए सजना शब्द 2 बार है, दोनों के अलग अलग अर्थ है। एक शब्द फिर पर है, अर्थ है अवर ही हो ता यमक का अलंकार कहा है। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला, जहाँ पर सा यू सो समान आज वाचक शब्द आते हैं वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। कौन सा? अर्थात इसमें भी नहीं है असंगत, इसमें भी नहीं है। और चाँद कलंकी वह निकलंक, एक जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार आवे वहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। अर्थात इन तीनों में जो है असंगत अलंकार नहीं है। और इसमें जो है इस प्रकार सही हो गया कि ए में असंगत अलंकार होता है, क्योंकि असंगत अलंकार की परिभाषा भी होती है कि जहाँ कार्य और कारण में कोई संबंध ना हो, कोई संबंध ना हो, वहाँ पर असंगत अलंकार होता है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 20 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 21 में रसापकर्ष का दोषा किस आचार्य का कथन है? तो यह आचार्य विश्वनाथ जी का कथन है। किसका है? आचार्य विश्वनाथ जी का है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 21 का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 22। किस मात्रिक सम छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11-13 पर यत होता है? प्रत्येक चरण के अंत में 2 लघु और 2 गुरु वर्ण होते हैं। तो यहाँ पे अब यह जान लेंगे सर्वप्रथम सम मात्रिक छंद में कौन कौन से आते हैं छंद? रोगी, हरि चौपाई, हरि
चौपाई। ठीक, रोला गीत का, हर गीत का चौपाई, यह सममात्रिक छंद है। रोला में 24 मात्राएं, गीतिका में 26 मात्राएं, हर गीतिका में 28 मात्राएं और चौपाई में प्रत्येक 4 चरण होते, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अब इसमें देखिए चौपाई नहीं है, क्लियर हो गया। इसमें क्या कह रहा है, सममात्रिक, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, 11-13 पर्याप्त होता है। अब देखिए गीतिका में कितनी होती है, 26 मात्राएं होती, ये भी नहीं है। हर गीतिका में 28 मात्राएं होती, ये भी नहीं है। और इसमें कह रहा है कि जो मात्रा एक मात्रिक छंद वह सम ही है, तो इसका मतलब दोहा, बरवे, सोरठा ये सब मात्रिक छंद नहीं है, बल्कि कैसे मात्रिक छंद है, अर्ध सम मात्रिक छंद है। इस प्रकार कौन सा उत्तर सही हो गया, ए। प्रश्नोत्तर नंबर 22 का सही उत्तर क्या हो गया, देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 23, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जिसे ने वीर रश्मि कविता लिखी। अब यहाँ पे देखेंगे रीतिकाल का, तो प्रश्नोत्तर नंबर 23 में देखिए बिहारी वीर रश्मि कविता नहीं लिखी थी, इनकी एकमात्र रचना थी बिहारी सतसई, जो रीतिकाल जो वीर रश्मि नहीं है। उसके बाद जो है हम देखेंगे भूषण कवि, तो भूषण कवि एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने रीतिकाल में वीर रश्मि कविता लिखी थी। किस रश्मि, वीर रश्मि कविता लिखी थी जो है। और इनके इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 23 का सही उत्तर क्या हो गया, बी। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और भाषा भूषण। भाषा भूषण में इन्होंने अलंकारों की संख्या 105 बताई है। किसमें, भाषा भूषण भाषा भूषण ग्रंथ में इन्होंने अलंकारों की संख्या 105 बताई है। यह भी क्वेश्चन कई बार तो आ चुका है कि किस ग्रंथ में अलंकारों की संख्या 105 बताई गई है, तो भाषा भूषण में अलंकारों की संख्या 105 बताई गई है। और रीतिकाल का निम्न में से कौन सा कवि वीर रश्मि लिखता था, तो भूषण कवि जो है वीर रश्मि रचना करते थे। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 23 का सही ऑप्शन क्या हो गया, बी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 24 का देखिए, रीतिकाल का वह कौन सा कवि नहीं, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा, तो रीतिकाल को जो है विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न नामों से विभूषित किया। जैसे जॉर्ज ग्रेसन ने रीतिकाल को रीत काव्य कहा, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या कहा, अलंकृत काल कहा। मिश्र बंधु में कौन कौन से आते हैं, गसस, गणेश बिहारी मिश्र, गससु, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। यह जो है रीतिकाल को इन्होंने अलंकृत काल कहा। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 24 का सही ऑप्शन क्या हो गया, बी। और जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया, और श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा था, और कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कहा, और अंधकार काल त्रिलोचन शास्त्री जी ने कहा था। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 25, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा, तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्रगुप्त जी ने लिखा था। किसने, गणपत चंद्रगुप्त जी ने लिखा। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 25 का सही ऑप्शन क्या हो गया, ए। आगे देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 26, राधव गीत गोद करी लीनो और नयन सरोज स्नेह राधव गीत गोद करी लीनो और नयन सरोज स्नेह सलिल सुचि मनहु अर्घ जल दिनो। पंक्तियों में कौन सा रस है, प्रश्नोत्तर नंबर 26 में देखिए निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है, तो निम्न पंक्तियों में कौन सा रस हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 27 देखिए 27, अंधा युग गीत नाट्य के लेखक कौन है, तो अंधा युग 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था, 1955 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, ठीक है। और यह एक गीत नाट्य विधा की रचना है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर, और यह महाभारत नाटक के अवसान काल पर आधारित है। 1955 ईस्वी में लिखी गई थी, और यह एक गीत नाट्य विधा की रचना है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 27 का सही ऑप्शन क्या हो गया, बी।
अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 28 जो है चंद्रदास शर्मा गुलेरी की कहानी इनमें से कौन सी है। प्रश्नोत्तर नंबर 28 देखिए, तो पुरस्कार किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है, गुंडा जयशंकर प्रसाद की है। उसने कहा था चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी की है, जो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और यह कहानी फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई है और इसका मुख्य नायक कौन है, लहना सिंह है। इस कहानी में प्रेम के आदर्श रूप और देशभक्ति का चित्रण किया गया है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 28 का सही ऑप्शन क्या हो गया, बी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 29 में देखिए, निम्न सूचियों को सुमिलित कर सही कोड का चयन कीजिए। काव्य प्रकाश के लेखक कौन है, तो काव्य प्रकाश के लेखक कौन है, मम्मट हैं। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, भरत मुनि। साहित्य दर्पण के लेखक आचार्य विश्वनाथ। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ। अब हम यहाँ देखेंगे ए का दो का नाट्य शास्त्र भरत 3, ठीक है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ 3 का 4 और रस गंगाधर डी का 4। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 29 का सही उत्तर क्या हो गया, बी। क्या हो गया, बी ऑप्शन सही है प्रश्नोत्तर नंबर 29 में। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 30। प्रश्नोत्तर नंबर 30 में निम्नलिखित महाकाव्यों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे प्रिय प्रवास 1914, पद्मावत 1540, साकेत 1931, कामायनी 1936। इसका मतलब पद्मावत का रचना काल क्या है, पद्मावत सबसे पहले लिखी गई, पद्मावत 1540 ईस्वी पद्मावत हो गया। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी 1914, साकेत 1931 ईस्वी और कामायनी 1936। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 30 का सही ऑप्शन क्या हो गया, सी। इस प्रकार जो है आपका इस श्रृंखला में 30 क्वेश्चन ये पूर्ण हुए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अब इसके आगे का वीडियो अगले दिन जो है प्रश्नोत्तर नंबर अर्थात 31 से 60 तक अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जो है।